नमस्कार। उत्तर प्रदेश के बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आप सभी के साथ हाजिर हूं मैं कंचन। कन्नौज के कलेक्ट्रेट में शिक्षक दिवस पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ का शिक्षकों को संबोधित करते हुए लाइव प्रसारण दिखाया गया। शिक्षक दिवस के मौके पर जिले के 18 शिक्षकों को सांसद सुब्रत पाठक, विधायक कैलाश राजपूत और पूर्व मंत्री अर्चना पांडे ने राज्य शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित किया। तो जिले के 18 शिक्षकों को सम्मानित किया गया, राज्य शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित किया गया। बड़ी खबर, आज बड़ा अहम दिन। शिक्षक दिवस पर कार्यक्रम में यहां तमाम शिक्षकों को सम्मानित किया गया। रंगारंग कार्यक्रम भी इस मौके पर प्रस्तुत किए गए और साथ ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का लाइव प्रसारण भी इस दौरान दिखाया गया। आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी शिक्षकों को यहां पर संबोधित किया। आगरा के थाना फतेहाबाद क्षेत्र के गांव नगला गडरिया में बीती रात एक घर में बदमाश घुस गए। घर में सो रही महिला को जब बदमाशों की भनक लगी तो महिला ने शोर मचा दिया, जिससे आसपास के लोग जाग गए और बदमाश फिल्मी अंदाज में जंगल की ओर भाग निकले। आपको बता दें कि बदमाशों ने यहां गांव वालों पर गोली चला दी। बदमाश की ओर से हुई यहां अंधाधुंध फायरिंग में 5 ग्रामीणों को गोली लग गई। घायल ग्रामीणों का इलाज अस्पताल में चल रहा है। वहीं पुलिस अब इस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। ये मतलब बदमाश आ गए खेतों में, सब हमने घेर ले और बिन्ने चारों तरफ से मतलब सब गांव आ गए। बिन्ने छर्रा बीच में बाजरा में सब छर्रा ले रहे। 6 लोग हैं हम। हाँ, सबने के छर्रा लगे। अजी 9:15 या 9:30 के बीच की बात है। बदमाश की खबर लगी कि बदमाश घर में आ गई, तो बदमाश के पीछे हम भागे तो बाजरा के खेतों में कूद गए। तो और पूरे गांव के लोग इकट्ठे हो गए और बाजरा के खेतों में घिर ले। हमने जैसे ही और घिरे, जैसे ही उन्होंने फायरिंग मारी, हमारी बरकत दी। उत्तर प्रदेश सरकार अवैध खनन पर रोक लगाए हुए है। इसके बावजूद अमरोहा में रात में जेसीबी से अवैध खनन किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि खनन विभाग के अधिकारियों की मिलीभगत से अवैध खनन चल रहा है। ग्रामीणों की शिकायत के बाद भी खनन विभाग किसी भी तरह की कार्रवाई यहां पर करता हुआ नजर नहीं आ रहा है। तो अधिकारी मौन, जिम्मेदार कौन? ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं आधी रात की। इन आधी रात की तस्वीरों में आप देख सकते हैं रात के समय अवैध खनन का काम यहां पर धड़ल्ले से किया जा रहा है। ट्रकों के माध्यम से यहां पर अवैध खनन का काम रात के समय ज्यादातर किया जाता है। टोल प्लाजा पर खनन माफियाओं के आतंक के बाद सीसीटीवी का वीडियो फुटेज के आधार पर आगरा पुलिस ने 20 से 25 आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। टोल कर्मियों के साथ इससे पहले भी कई ऐसी घटनाएं सामने आ चुकी हैं। इस पूरे मामले में प्रदेश के पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने 52 सेकंड के वीडियो को ट्वीट कर प्रदेश सरकार की कार्यशैली पर निशाना साधा है। आपको बता दें कि राजस्थान के चंबल जैतपुर घाट से अवैध बालू की उत्तर प्रदेश में सप्लाई की जाती है। इस मामले में एसएसपी आगरा के आदेश पर पुलिस की 2 टीमें राजस्थान में खनन माफियाओं के ठिकानों पर लगातार दबिशें दे रही है। मैंने 13 ट्रैक्टर कई गिनती में आ रहे हैं। 13 ट्रैक्टर निकले हैं। 5 मिनट के अंदर माले भी नहीं पड़ा, एकदम अचानक आए और 2 मिनट के अंदर अंदर निकल गए। 2 मिनट में। इससे पहले भी कभी इस तरीके के कितने लोग? इस तरीके का नहीं, एक साथ भी आए। पुलिस मौजूद थी यहाँ पे? नहीं। ये अभी एक हफ्ते पहले काफ़ी बड़ी कार्रवाई यहाँ पे की गई थी, जिसमें 51 ट्रक सीज किए गए थे और डैमेज टू पब्लिक प्रॉपर्टी एक्ट के मुकदमे भी दर्ज हुए थे। संभवतः उस वजह से लोगों को मौका नहीं मिल पा रहा था कहीं और से जाने का, तो इसमें कुछ लोगों ने हाइड्रोलिक सिस्टम की ट्राली यूज करके और एकाएक वहाँ से निकाले हैं टोल प्लाजा से, जिसका वीडियो वायरल हो रहा है।
तो मथुरा में एसआई मनोज कुमार पर यहां गाज गिरी है। बताया जा रहा है कि मृतक रोहदास के परिजनों ने यहां पर एसआई मनोज कुमार पर लापरवाही करने का आरोप लगाया है। जहां एक शव मिलने की सूचना पर गोवर्धन पुलिस यहां मौके पर पहुंची थी। इस दौरान गोवर्धन पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया था, जिसके बाद मृतक रोहदास के परिजनों ने एसआई मनोज कुमार पर लापरवाही करने का आरोप लगाया। हालांकि इस पूरे मामले की सूचना वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अभिषेक यादव को मिली और उन्होंने इस पूरे मामले को गंभीरता से लेते हुए एसआई मनोज कुमार को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया। इसके साथ ही मामले की गंभीरता से जांच करने के आदेश भी दिए। तो लापरवाही करने का यह पूरा मामला सामने आया है। बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। मथुरा से यह खबर है जहां पर एसआई मनोज कुमार पर गाज गिरी है। उन्हें तत्काल प्रभाव से तुरंत निलंबित कर दिया गया। में एक शव बरामद हुआ, जिसमें मृतक के परिवारजनों द्वारा संबंधित क्षेत्र के उपनिरीक्षक के विरुद्ध कुछ आरोप लगाए गए, जिसमें एक जांच मेरे द्वारा गठित की गई है। संबंधित उपनिरीक्षक की प्रथम दृष्टया लापरवाही देखते हुए उसको तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है और अग्रिम जांच जारी है। खबर अमरोहा से है। अमरोहा की थाना डिडौली पुलिस ने चेकिंग के दौरान एक कार से 3 संदिग्धों के पास से एक पिस्टल, एक बंदूक और तमंचा बरामद किया है। पुलिस ने गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ कर इस पूरे मामले की जांच पड़ताल अपनी ओर से शुरू कर दी है। थाना डिडौली क्षेत्र में रात्रि में वाहन चेक की जा रही थी। उसी में एक संदिग्ध वाहन रोका गया था, जिसमें 3 व्यक्ति गिरफ्तार किए गए, जिनके पास से एक अवैध पिस्टल, एक लाइसेंसी बंदूक जो दूसरे के नाम से लाइसेंस जिसमें था, और कुछ अवैध कारतूस बरामद हुए हैं। मुकदमा पंजीकृत कर उन्हें जेल भेज दिया। तो मुरादाबाद के गांव सीताराम में यहां खेत में सो रहे किसान महेश कश्यप की धारदार हथियारों से निर्मम हत्या कर दी गई। परिजनों ने बताया कि महेश खेत में पानी लगाने के लिए गया था। जब सुबह महेश के पिता खेत में पहुंचे तो उन्हें उसका शव मिला। हत्या की जानकारी मिलने पर पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी है। वहीं डीजी हेल्थ लिली सिंह ने सिविल अस्पताल पहुंचकर अस्पताल में भर्ती मरीजों से मुलाकात कर उनका हालचाल जाना और अस्पताल कर्मचारियों को घायलों के बेहतर इलाज करने के निर्देश दिए। साथ ही उन्होंने अस्पताल परिसर का मुआयना भी किया। इस मौके पर जो भी कमियां यहां पर पाई गई उसे लेकर भी जरूरी दिशा निर्देश देती हुई नजर आई। कितने लोगों की डेथ हुई है? 2 लोगों की। बिना आपको कोई पहचान हो पाई है? अभी नहीं पहचान की जा रही है। आप मौके पे जा रही है क्या? तो डीजी हेल्थ पहुंची है, मरीजों से मुलाकात की है। मरीजों से मुलाकात करने के बाद यहां पत्रकारों से बातचीत करती हुई भी नजर आई। अस्पताल कर्मचारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए हैं। अस्पताल के अंदर जो भी कमियां, जो भी खामियां पाई गई हैं, उन्हें लेकर भी यहां पर जरूरी निर्देश देती हुई वो नजर आई हैं। बड़ी खबर आपको बता दें, लखनऊ से है ये। मरीजों से जहां मुलाकात करने के लिए डीजी पहुंची और मुलाकात करने के साथ साथ जो भी कमियां खामियां अस्पताल के अंदर देखी गई, उन्हें लेकर भी यहां पर तमाम जो डॉक्टर्स हैं उनको निर्देशित किया गया है, वहां के स्टाफ को निर्देशित किया गया है। साथ ही जो भी घायल यहां पर है उन तमाम घायलों का सही तरीके से, बेहतर तरीके से इलाज करने के निर्देश भी दिए हैं। चलिए, इसी बीच इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें कि लगातार होटलों में आग लगने की खबर अब आम हो चुकी है, लेकिन इस वक्त की ताजा तरीन खबर हम आपको दिखा रहे हैं, जो कि सीधा लखनऊ से है। लखनऊ के हजरतगंज में होटल में आग लगी है। बड़ी खबर आपको बता दें कि आग लगने को लेकर यहां पर मुख्यमंत्री ने भी दुख जताया है। बड़ी खबर, होटल में फंसे लोगों को लगातार निकाला गया है। फायर ब्रिगेड की 3 गाड़ियां आग बुझाने में लगी रही। बड़ी खबर इस वक्त सीधा लखनऊ से आपको दिखा रहे हैं। हजरतगंज स्थित होटल में आग लगी है। आग लगने के कारणों का भी खुलासा नहीं हो पाया है। जांच पड़ताल लगातार चल रही है। तस्वीरें भी हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। लगातार अगर देखें तो फायर ब्रिगेड की 3 गाड़ियां मौके पर पहुंची और तभी से ही आग बुझाने का पूरा प्रयास किया गया। आपको बताते चले कि जो लोग अंदर फंसे हुए थे उन्हें तुरंत बाहर निकाल दिया गया है।
तस्वीरें भी टीवी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं। होटल लेवाना साइट्स में यह आग लगी है। उसमें 2 लोगों की मृत्यु हुई है जो सेकेंड फ्लोर पे रह रहे थे। करीब 8 लोगों को यहां से रेस्क्यू करके हॉस्पिटल भेजा गया है, जिनकी हालत ठीक है। उन 2 लोगों की पहचान होटल के रिकॉर्ड्स देखकर की जाएगी। प्रारंभिक दृष्टया जो जानकारी हुई है, प्रोविजनली जिसको हम कह सकते हैं, वो ये है कि ये लग रहा है कि ये आग जो है वो शॉर्ट सर्किट से हुई है। लेकिन इस पूरे होटल का जो जहां पर आग लगी है उसका फॉरेंसिक ऑडिट किया जाएगा, जिससे घटना के सही क्रम की जानकारी होगी कि किस प्रकार से घटना हुई है। तो चलिए अब आपको सीधे लोक भवन की ओर लिए चलते हैं, जहां पर मुख्यमंत्री लगातार वहां पर शिक्षक दिवस को लेकर लोगों को संबोधित कर रहे हैं। आज के इस कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित प्रदेश के व्यावसायिक शिक्षा और कौशल विकास विभाग के मंत्री श्री कपिल देव अग्रवाल जी, माध्यमिक शिक्षा विभाग की मंत्री श्रीमती गुलाब देवी जी, बेसिक शिक्षा विभाग के मंत्री श्री संदीप सिंह जी, प्रदेश के मुख्य सचिव श्री दुर्गा शंकर मिश्र जी, प्रमुख सचिव बेसिक एवं माध्यमिक शिक्षा श्री दीपक कुमार जी, प्रमुख सचिव व्यावसायिक शिक्षा और कौशल विकास श्री सुभाष चंद्र शर्मा जी, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित प्रदेश भर से आए हुए सभी शिक्षा जगत से जुड़े हुए हमारे सम्मानित प्रधानाचार्य और शिक्षकगण, वर्चुअली प्रदेश भर से जुड़े हुए सभी हमारे प्रधानाचार्य और शिक्षकगण, जनप्रतिनिधिगण और उपस्थित भाइयों बहनों, मैं सबसे पहले आप सभी को शिक्षक दिवस की हृदय से बधाई देता हूं। हम सब जानते हैं कि हमारा देश 5 सितंबर की तिथि भारत के द्वितीय राष्ट्रपति, महान शिक्षाविद, महान दार्शनिक डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की पावन जयंती को शिक्षक दिवस के रूप में आयोजित करता है। मैं इस अवसर पर भारत माता के इस महान सपूत को भारत की आजादी के आंदोलन में, भारत के संविधान निर्माण में, भारत के आधुनिक भारत के निर्माण के लिए शिक्षा एक सशक्त माध्यम हो सकती है और भारत के उन सभी दार्शनिक पहलुओं को जिन्हें उन्होंने बड़ी सहजता के साथ देश के सामने प्रस्तुत किया था, उन सब के लिए, जिनकी सेवाओं के लिए आजाद भारत ने उन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया, भारत के ऐसे द्वितीय राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को इस अवसर पर नमन करते हुए उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। मेरे लिए प्रसन्नता का क्षण है कि बेसिक शिक्षा और माध्यमिक शिक्षा विभाग ने आज यहां पर प्रदेश में शिक्षा जगत में आमूलचूल परिवर्तन के लिए कार्य कर रहे प्रधानाचार्यों को और शिक्षकों को सम्मानित करने का कार्य भी किया है। हम सब जानते हैं कि जब पूरी दुनिया कोरोना जैसी महामारी से पस्त थी, तब भारत प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में अपनी राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर मंथन कर रहा था और उस दौरान 2020 में हमने राष्ट्रीय शिक्षा नीति पूरे देश में लागू की। राष्ट्रीय शिक्षा नीति केवल सैद्धांतिक न होकर के
व्यवहारिक और तकनीकी ज्ञान से ओतप्रोत करने में कैसे हमारे शिक्षण संस्थाएं ओतप्रोत हो सकती हैं और एक छात्र के सर्वांगीण विकास का मार्ग प्रशस्त कर सकती हैं, उसका एक दिग्दर्शन है। व्यवस्थित रूप से राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू करने के जो अभियान प्रदेश भर में और पूरे देश भर में प्रारंभ हुए हैं, वह भारत को उसकी पुरातन पहचान शिक्षा क्षेत्र में भारत को जगत गुरु के रूप में स्थापित करना, उसे दिलाने में सफल होगा। इसमें किंचित भी संदेह किसी को नहीं होना चाहिए। शिक्षा जगत में बहुत कुछ करने की संभावनाएं हैं और आपने देखा होगा कि थोड़ा सा हम प्रयास कर लें, कैसे परिवर्तन हो सकता है। बेसिक और माध्यमिक शिक्षा के क्षेत्र में विगत 5 वर्ष के अंदर किए गए प्रयासों का परिणाम आज हम सबके सामने है। मुझे याद है जब मार्च 2017 में हमारी सरकार ने प्रदेश में पदभार ग्रहण किया था, उस समय बेसिक शिक्षा परिषद के और माध्यमिक शिक्षा परिषद के अधिकतर विद्यालय बंदी की कगार पर थे, जीर्ण शीर्ण थे। विद्यालयों के ऊपर बड़े बड़े पेड़ उगे हुए थे, गंदगी का अंबार था। स्कूल जाना, यह अभी इस नुक्कड़ नाटक के माध्यम से भी आपने देखा होगा कि कैसे एक पिता अपने बच्चे को स्कूल न जाना पड़े, इसके लिए उस समय की जो मानसिकता थी आज भी उससे ग्रसित किस रूप में दिखाई दे रहा है। यह 2017 के पहले के उस दृश्य का ही एक नमूना था उसमें। लेकिन एक जागरूक मां बच्चे की शिक्षा के प्रति कितनी जागरूक है, ये आज की वर्तमान परिस्थिति को वह प्रदर्शित भी कर रही थी और स्वाभाविक रूप से एक बेहतर समन्वय उसमें था। उस समन्वय को ध्यान में रखते हुए उस समय जो कार्यक्रम चले थे, मुझे याद है जब हमारी प्रदेश में सरकार ने पदभार ग्रहण किया था, माध्यमिक शिक्षा से जुड़े हुए उस समय परीक्षाएं संचालित हो रही थी और परीक्षाओं के बीच में मेरे पास प्रतिदिन ये समाचार आते थे कि फलानी जगह सामूहिक नकल हुई है, फलानी जगह ये हो रहा है। और मैंने उस समय के माध्यमिक शिक्षा के मंत्री और प्रदेश के उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा जी को उस समय मैंने आग्रह किया था कि आप कुछ सेंटर का स्वयं निरीक्षण करें, टीम को लेकर के जाएं और नकल विहीन परीक्षा के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में हमें कार्रवाई करनी चाहिए। उस समय कुछ सख्ती की गई, रिजल्ट उस वर्ष बहुत खराब था, क्योंकि बच्चों से आप परीक्षा में नकल विहीन परीक्षा की बात करेंगे और उससे पहले पूरे साल भर क्या स्थिति रही होगी सहज अनुमान लगाया जा सकता है। लेकिन उसी समय लक्ष्य भी तय कर दिए गए थे कि 2018 में माध्यमिक शिक्षा परिषद की परीक्षाएं होंगी, तो किसी भी क्लास में, शिक्षा में किसी भी में, चाहे वो टेक्निकल एजुकेशन से जुड़े हुए संस्थान हो, वोकेशनल एजुकेशन के हो, हायर एजुकेशन के हो, सेकेंडरी एजुकेशन के हो या फिर बेसिक एजुकेशन के, कहीं भी नकल नहीं होगी। और अगर नकल होगी तो नकल में छात्र का नहीं, संबंधित विद्यालय के प्रधानाचार्य और संबंधित शिक्षक की जवाबदेही हम तय करेंगे। विद्यालय में पठन पाठन का माहौल पैदा किया गया, शिक्षकों की भर्ती की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया गया। जहां पर भर्ती में थोड़ी देरी है, वहां पर रिटायर्ड शिक्षकों की सेवाओं को लिया गया और जहां पर रिटायर्ड शिक्षक कार्य करने के इच्छुक नहीं थे, वहां विद्यालयों को इस बात की परमिशन दी गई कि कम से कम साइंस, मैथ्स और इंग्लिश के शिक्षकों को वे मानदेय पर अपने स्तर पर रखें और जब नई नियुक्ति हो जाएगी तो फिर नई नियुक्ति के साथ ही उनकी उसी समय सेवाएं इनकी समाप्त होंगी और नए लोगों को आप उसमें अवसर देंगे। परिणाम था 2017 के बाद से हमने नियुक्ति की प्रक्रिया भी प्रारंभ की और 2018 में जब माध्यमिक शिक्षा परिषद की परीक्षाएं संपन्न हुई तो प्रदेश में 56 लाख
जो बच्चे माध्यमिक शिक्षा परिषद की परीक्षाओं में बैठे थे, नकल विहीन परीक्षा कैसे होनी चाहिए, शांतिपूर्ण तरीके से बिना किसी विवाद के वह परीक्षाएं संपन्न हुई थी। समय पे परीक्षा हुई, 1 महीने के अंदर रिजल्ट भी आया और पहले से दुगना परिणाम प्रदेश के अंदर आया था कि प्रदेश के अंदर पठन पाठन का एक माहौल प्रदेश के अंदर वह देखने को मिला। हम लोगों ने इस समय पहल की थी कि हमें विद्यालयों में पुरातन छात्र परिषद का गठन करना चाहिए, ये बेसिक हो या माध्यमिक। और उस समय, क्योंकि हम सब जानते हैं कि हमने थोड़ी भी पहल की होती या उस समय थोड़ी भी पहल होती, बहुत अच्छे परिणाम पहले भी आ सकते थे। मुझे याद है एक समय पूरा पूर्वोत्तर भारत, पूरा मध्य भारत शिक्षकों की आपूर्ति का केंद्र उत्तर प्रदेश हुआ करता था। उत्तर प्रदेश से ही पढ़े लिखे हर व्यक्ति शिक्षक बनकर के इन सभी राज्यों में गए हैं। किसी भी राज्य में अगर आप पूछेंगे, वो मध्य प्रदेश हो, राजस्थान हो, हरियाणा हो, या फिर पूर्वोत्तर के राज्यों में अरुणाचल प्रदेश हो, असम हो, मेघालय हो, मणिपुर हो, त्रिपुरा हो, उड़ीसा में भी बड़ी संख्या में यहीं से गए हुए शिक्षक वहां की शिक्षा व्यवस्था की कमान को संभाले थे। लेकिन क्या कारण हो गया कि शिक्षा की यह आधार भूमि अपने आप में कुंद हो गई। कारण था कि यहां पर न सरकार के स्तर पर ध्यान दिया गया था, न हमने समय के अनुरूप अपने आप को ढालने का प्रयास किया था, और न ही जो। तो चलिए, आप सुन रहे थे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को। अब हम आपको बड़ी खबर इस वक्त की दिखाने जा रहे हैं टीवी स्क्रीन पर। लगातार जिस तरह से हत्या का खुलासा किया गया है, बड़ी खबर, ठठिया का बाबा हत्याकांड मामले में खुलासा, सगा भतीजा निकला बाबा गिरधारी लाल का हत्यारा। पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। बड़ी खबर इस वक्त की, कुल्हाड़ी से काट कर की थी हत्या। बड़ी खबर इस वक्त की, किराए की रकम न देने से नाराज था। बड़ी खबर इस वक्त की, कन्नौज से ठठिया का बाबा हत्याकांड मामला जिसमें खुलासा कर दिया गया। पुलिस ने वारदात में इस्तेमाल कुल्हाड़ी को भी बरामद किया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। बड़ी खबर, कुल्हाड़ी से काट कर की थी हत्या। बड़ी खबर इस वक्त की, किराए की रकम न देने से नाराज था हत्यारा। बड़ी खबर इस वक्त की टीवी स्क्रीन पर, कन्नौज से बड़ी खबर है ये। ठठिया का बाबा हत्याकांड मामला खुल चुका है। पुलिस ने वारदात का खुलासा कर दिया है। आरोपी को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। तो चलिए, कन्नौज से एक और बड़ी खबर आ रही है। एक और बड़ी खबर आपको बता दें, लगातार जिस तरीके से यहां पे मुठभेड़ हुई, एक और यहां पर मौत की खबर आ रही है। दबंगों के हमले में एक और घायल की मौत हो चुकी है। 30 साल के कमलेश ने इलाज के दौरान तोड़ा दम। दबंगों ने सबलपुर में किया था परिवार पर हमला। हमले में सुरेंद्र चंद्र की पहले ही हो चुकी है मौत, और एक और मौत रंजिश में आरोपियों ने घर में घुसकर यहां पर ताबड़तोड़ फायरिंग की। बड़ी खबर इस वक्त की, 4 आरोपियों ने दिया था वारदात को अंजाम। हमलावरों की तलाश में जुटी पुलिस। बड़ी खबर इस वक्त की, दबंगों ने सबलपुर में किया था परिवार पर हमला। हमले में सुरेंद्र चंद्र की पहले ही मौत हो चुकी है। रंजिश में आरोपियों ने घर में घुसकर ये हमला किया। बड़ी खबर इस वक्त की टीवी स्क्रीन पर, कन्नौज से 4 आरोपियों ने दिया था वारदात को अंजाम। बड़ी खबर इस वक्त की, दबंगों ने सबलपुर में यहां यह हमला किया। बड़ी खबर जिसमें आपको बता दें कि रंजिश में आरोपियों ने घर में घुसकर यह हमला किया। ब्रेकिंग खबर इस वक्त की, 4 आरोपियों ने दिया था वारदात को अंजाम। हमले में सुरेंद्र चंद्र की पहले ही मौत हो चुकी है। रंजिश में आरोपियों ने घर में घुसकर किया हमला। बड़ी खबर कन्नौज से टीवी स्क्रीन पर। चलिए, इसी के साथ उत्तर प्रदेश के बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।